इस पार्ट में हम लोग देखेंगे 2 पार्ट आज देखना है। पहला तो देखेंगे कि भारत और उसके पड़ोसी देश, दूसरा देखेंगे भारत का अर्थव्यवस्था को। इसमें से जो क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है, ये 2-3 जगह से पूछता है कि कौन-कौन सा पड़ोसी देश है। उसके बाद देखिए यहाँ पूछता है किस देश की सीमा कितना किलोमीटर जुड़ा हुआ है, वहाँ से पूछता है कौन-सी रेखा है कि दोनों को डिवीज़न करता है। ये सब यहाँ और फिर किस देश के साथ कौन-सा भारत का स्टेट है, उसका सीमा वहाँ से जुड़ा हुआ है। ये 3-4 पोर्शन देखेंगे भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच। और यहाँ से हमेशा पूछा गया है, पहले जो भी आपका देखेंगे कि बीपीएससी में देखेंगे, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन यहाँ से। पहले यूपीएससी में भी पूछता था, लेकिन अब यूपीएससी में यहाँ से नहीं पूछता है, बीपीएससी में पूछ सकता है और जो भी उसके नीचे का एग्ज़ाम है, वहाँ वहाँ वह पूछ सकता है। पहला आप तो देखिए कि पड़ोसी देश कौन-कौन सा है? देखिए श्रीलंका नीचा में है और यहाँ बांग्लादेश है, जो घिरा हुआ है आपको है। इसके ऊपर भूटान है, नेपाल है, इधर देखिए पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, फिर यहीं पर आपका चाइना है। तो ये सारे पड़ोसी देश आपका इंडिया का है। और एक चीज़ और जान लीजिएगा कि यहाँ पर जो पीओके है, अफ़गानिस्तान के बारे में जान लीजिए कि पीओके है, अभी जो ये हम लोग कश्मीर जो पीओके है, वो हम लोग अपना पार्ट मानते हैं, भारत का अंग मानते हैं। लेकिन पीओके पाकिस्तान के अंदर है, तो पीओके से अफ़गानिस्तान जुड़ा हुआ है। एक बार फिर देख लीजिए श्रीलंका है हम लोग का पड़ोसी, बांग्लादेश है, आपका यहाँ पर म्यांमार आता है, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान है आपका। इतना आपका पड़ोसी देश है। अब यहाँ से आप जैसे सिंपल में है 2-3 संगठन भी देख सकते हैं आप है। जैसे सार्क आपका है, कौन-कौन सा संगठन है जो यहाँ से जुड़ा हुआ है? तो सार्क आपका है, सार्क है। फिर आप देख सकते हैं बिम्स्टेक है, ये इससे जुड़ा हुआ आपका है। मतलब हम लोग का जो पड़ोसी देश है, उससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मतलब किस तरह से पूछा गया है, यह समझ लीजिए। जैसे आपसे पूछेगा कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन-सा स्टेट अलग-अलग करता है दोनों को? ये यहाँ से पूछ सकता है। फिर आपको यहाँ से जो पूछा गया है क्वेश्चन, जैसे पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान और भारत की सीमा को कौन-सी रेखा अलग करती है? फिर इसकी कितना लंबाई कितनी है? फिर कौन-कौन सा स्टेट जुड़ा हुआ है? फिर उसी तरह से आपका यहाँ पूछ सकता है। चाइना हम जो चाइना की सीमा है, वो भारत की सीमा से कितनी लंबी मतलब कितनी लंबाई है? दूसरा कौन-कौन सा स्टेट जुड़ा हुआ है? नेपाल से, चाइना से, फिर भूटान के पास में कौन-कौन सा हम लोग का सीमा है, कौन-कौन सा स्टेट है जो भूटान से जुड़ा हुआ है? दूसरा कितनी लंबाई है, हमारी सीमा से जुड़ती है? फिर बांग्लादेश बांग्लादेश का कौन-कौन सा स्टेट बांग्लादेश से बांग्लादेश की सीमा से कौन-कौन सा भारत का स्टेट जुड़ता है, उसकी सीमा इससे जुड़ती है। फिर साथ ही साथ यह पूछा था कितनी लंबाई है, मतलब इस तरह से यहाँ से पूछा गया है। दूसरा जो आप यहाँ संगठन के बारे में देख सकते हैं, भारत और पड़ोसी देशों के साथ में सार्क है। तो सार्क में आप जान रहे हैं कि 8 देश है, 8वां आपका अफ़गानिस्तान है और दूसरा है कि बिम्स्टेक, बिम्स्टेक में आपका भारत है, म्यांमार है, साथ ही साथ आपका बांग्लादेश है, मतलब बंगाल की खाड़ी से कौन-कौन सा जुड़ा हुआ है और दक्षिण पूर्व एशियाई देश इसमें है। तो 2 संगठन यहाँ पर है, क्षेत्रीय संगठन, सार्क और बिम्स्टेक है यहाँ से। बाकी अब हम लोग देखते हैं, जैसे
भारत और बांग्लादेश की सीमा कितनी लंबी आपका है? 4096 किलोमीटर है। भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है, दोनों के बीच की जो सीमा है, जितना जुड़ती है वह 4096 किलोमीटर की लंबाई है। पहला स्थान पर है, यह बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। दूसरा है भारत और चीन की, दोनों के बीच की सीमा की लंबाई कितनी है? 3488 किलोमीटर है। यह दूसरा स्थान पर है। भारत और पाकिस्तान का है 3323 किलोमीटर है। भारत और नेपाल का है 1751 किलोमीटर। भारत म्यांमार का आपका है 16 से 43 किलोमीटर। भारत और भूटान का है 699 किलोमीटर। और भारत अफगानिस्तान का है 106 किलोमीटर। अर्थात सबसे अधिक जो हमारी जो सीमा है, भारत की जो सीमा है, उसकी जो सीमा जुड़ी हुई है भारत आपका बांग्लादेश है। अर्थात बांग्लादेश की सीमा और हम लोग का भारत की जो देश की सीमा है वह अधिक जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। और सबसे कम 106 किलोमीटर है। और त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को जीरो लाइन कहा जाता है, ये जान लीजिएगा। और त्रिपुरा एक ऐसा भारत का स्टेट है जो 3 तरफ से आपका बांग्लादेश की सीमा से जुड़ा हुआ है। एलओसी कहा था लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा भारत तथा पाकिस्तान के जो सीमा रेखा है, एलओसी को कहा है। और एलएसी कहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, भारत तथा चीन की जो सीमा है उसको एलएसी कहा जाता है। यहाँ से आपको पूछा हुआ है। अब आगे देखिए कि भारत तथा चीन की जो सीमा रेखा है उसको डिवीजन कौन करता है? मैकमोहन रेखा। मतलब मैकमोहन रेखा आपका दोनों की सीमा को अलग अलग करता है। भारत तथा पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कौन है? उसको क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। भारत तथा अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या है? डुरंड रेखा। एक चीज और यहाँ जान लीजिएगा, यह पूछा हुआ है। जिससे हम लोग मानते हैं कि जो संपूर्ण कश्मीर है वो भारत का हिस्सा है। इसलिए भारत और अफगानिस्तान कहाँ से जुड़ा हुआ है? कश्मीर से। और उस दोनों को अलग कौन करता है सीमा को? डुरंड रेखा। लेकिन आज के डेट में पीओके पर किसका अधिकार है? पाकिस्तान का। तो यह भी पूछ सकता है कि डुरंड रेखा भारत और पाकिस्तान पाकिस्तान और भारत और अफगानिस्तान। दूसरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तो यह भी सही हो सकता है। अब देखिए सीमाई राज्य कौन कौन सा है? पाकिस्तान के साथ साथ कौन कौन सा सीमा जुड़ता है? किस किस स्टेट का सीमा जुड़ता है? तो गुजरात का, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख आपका है। अफगानिस्तान के साथ कहाँ से जुड़ता है? अफगानिस्तान की जो सीमा है भारत के कहाँ से, किस स्टेट से जुड़ता है? तो लद्दाख से। स्टेट नहीं है, यह यूटी आपका है। आज की डेट में यूटी है यह। चीन के साथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश आपका। नेपाल के साथ यूपी है, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम है। और भूटान के साथ आपका पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश है। बांग्लादेश के साथ है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। म्यांमार के साथ आपका है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो यहाँ से बहुत बार पूछा हुआ चीज क्वेश्चन है आपको। अब मुद्रा देख लीजिए। जैसे आपका चीन का आपका राजधानी बीजिंग हो गया, युआन हो गया आपका, वहाँ का मुद्रा को कहते हैं हम लोग है। पाकिस्तान का राजधानी इस्लामाबाद हो गया, पाकिस्तानी रुपी है। भूटान की राजधानी कहाँ हो गया? थिम्पू, नगल नगलुरुम है वहाँ का मुद्रा। नेपाल का है काठमांडू, नेपाली रुपया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका हो गया और टका वहाँ चलता है मुद्रा के रूप में। अफगानिस्तान की राजधानी हो गया काबुल, अफगानी मुद्रा है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, श्रीलंका रुपी है वहाँ। मालदीव है, उसकी राजधानी माले है, मालदीवियन रुपया है। म्यांमार का नेपियाडू राजधानी है और कयात है मुद्रा। और श्रीलंका और भारत को अलग अलग कौन सा खाड़ी करता है? मन्नार की खाड़ी और
पाक स्टेट आपका है। यह भी बहुत बार पूछा हुआ है। और भारत को मुख्य भूमि कन्याकुमारी तथा रामेश्वरम द्वीप को अलग-अलग पंबन द्वीप करता है। मान लीजिए रामेश्वरम द्वीप और भारत की मुख्य भूमि आपका है, उसके बीच में कौन सा है? पंबन द्वीप आपका है। पाक स्टेट, पंबन द्वीप, इसको आदम का पुल और मन्नार की खाड़ी भारत तथा श्रीलंका के बीच में उत्तर से दक्षिण, आपको यह सब पूछ सकता है बीपीएससी में कि उत्तर से दक्षिण किस तरह से कौन-कौन सा द्वीप आपका है, कौन-कौन सा स्थान आपको है। तो सबसे पहले पाक स्टेट है उत्तर में, उसके बाद पंबन द्वीप है, आदम का पुल है, तब मन्नार की खाड़ी है। यह इस तरह से पूछ सकता है। तो ये सभी याद रखना चाहिए। फिर दूसरा कि उत्तर से दक्षिण कैसे-कैसे है, यह भी याद रखना चाहिए आपको। अब आइए भारत की अर्थव्यवस्था हम लोग देखें। भारत आप जानते हैं कि एक विकासशील देश है और जीडीपी के आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में छठा स्थान है और पीपीपी के आधार पर तीसरा है। दूसरा, जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसमें प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है। मान लीजिए प्राथमिक क्षेत्र का योगदान, प्राथमिक का मतलब है कृषि तथा कृषि से संबंधित क्षेत्र आपको 15% है। द्वितीय क्षेत्र का योगदान 26 से 27% है और सेवा क्षेत्र का योगदान आपका 60% है। अर्थात जो भारत का जो ग्रोथ आपको देख रहे हैं अनबैलेंस आपका है, बैलेंस डेवलपमेंट इसका नहीं हुआ है। जो भी आप समस्या देखते हैं कि देख रहे हैं कि जीडीपी में कृषि का हिस्सेदारी कम रही है, लेकिन लोग अधिक से अधिक उस पर निर्भर है, सबसे अधिक रोजगार वही कृषि क्षेत्र दे रही है। तो इसका मेन कारण है ग्रोथ में आपका जो भारत का जो विभिन्न क्षेत्रों का जो ग्रोथ हुआ है वह अनबैलेंस रूप से हुआ है, इसी कारण से यह समस्या बनी हुई है। स्वतंत्रता के बाद आपका 1948 में जो औद्योगिक नीति आती है उसके तहत मिश्रित अर्थव्यवस्था अपना लिया गया था। अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में बीपीएससी में बहुत बार पूछा हुआ है, यूपीएससी में भी पूछा हुआ है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का मीनिंग क्या होता है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी का मीनिंग क्या होता है? तो मिक्स्ड इकोनॉमी का मीनिंग होता है कि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र साथ साथ काम करना, अर्थात पब्लिक सेक्टर भी साथ में हो और प्राइवेट सेक्टर भी साथ में हो। मतलब इस दोनों को ही हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब मिश्रित सब, पब्लिक सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर। और इस जो मिश्रित अर्थव्यवस्था था, मिक्स्ड इकोनॉमी था, उसमें जो लीडर किसको बनाया गया भारत की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए? उस पब्लिक सेक्टर को बनाया गया और निजी जो प्राइवेट सेक्टर था उसको सहायक की भूमिका दी गई। नब आपका 1947 से लेकर के 1990 तक जो भारत का विकास हुआ है, भारत की अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है, उसमें लीडर का भूमिका कौन निभा रहा था? वह आपका पब्लिक सेक्टर था। और ज्यों ही पब्लिक सेक्टर के पब्लिक सेक्टर को जो ज़िम्मेदारी दी गई थी, मतलब विकास के जो इंजन था, उसको ढूँढने के लिए मतलब विकास के जो इंजन का कार्य सब पब्लिक सेक्टर को सौंपा गया था, इंजन का कार्य करने के लिए, जब वह सही से जो उद्देश्य रखे गए थे, उस उद्देश्य को पूरा करने में सफल रहा। तो 1991 में आप देखिएगा, मतलब 90 47 से तक 90 तक जो विकास जो विकास है, विकास के दायित्व को किसको दिया गया? पब्लिक सेक्टर को। लेकिन 90 तक आते-आते जो उद्देश्य रखा गया था पब्लिक सेक्टर से, लेकिन वह अपने उद्देश्यों को पूरा करने में असफल रहा। 1991 में नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और श्री मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। तो एक नई आर्थिक नीति लाई जाती है जुलाई 1991 में और उसी को राव मनमोहन मॉडल कहा आता है। यह भी पूछा हुआ है पहले, राव मनमोहन मॉडल कहा आता है। और इसकी जो विशेषता थी वैश्वीकरण की, उदारीकरण की और निजीकरण की। वैश्वीकरण का मतलब क्या है? वैश्वीकरण का मतलब है कि भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व से जोड़ना आपका। उदारीकरण का मतलब क्या है कि जो कठोर नियम थे आर्थिक अर्थव्यवस्था से, उस कठोर नियमों को उदार करना। निजीकरण का मतलब है कि जो प्राइवेट सेक्टर है, जो मुनाफे में नहीं चल रही है, उसको निजी हाथों में सौंप देना। तो वैश्वीकरण का मीनिंग, उदारीकरण का मीनिंग, निजीकरण का मीनिंग जो बताए हैं वो है कि
भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना। उदारीकरण का मतलब है कि जो कठोर आर्थिक नियम है उसको उदार करना। निजीकरण का मतलब हो गया कि जो पब्लिक सेक्टर घाटे में चल रही थी उसको निजी हाथों में सौंपना। ये नई आर्थिक नीति की विशेषता थी और यहाँ से यूपीएससी मेंस में भी पूछा गया है बहुत बार और प्री में भी आपको इसका मीनिंग पूछ देगा आपको। मेंस में यहाँ 2 बार पूछा हुआ है वैश्वीकरण से आपको। यहाँ लिखा हुआ है कि वैश्वीकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या किया गया, तो विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ा गया। उदारीकरण के द्वारा कठोर घरेलू आर्थिक नियम को उदार बनाया गया। निजीकरण के द्वारा सार्वजनिक संपत्ति को निजी हाथों में सौंपा गया। 1991 के बाद जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसको बाजार आधारित पूंजीवाद हम लोग कह सकते हैं, मतलब मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी हो गया इंडिया का। जो अर्थव्यवस्था का मतलब 3 क्षेत्र में बांटा जाता है, जैसे प्राथमिक क्षेत्र हो गया, द्वितीयक क्षेत्र हो गया और तृतीयक क्षेत्र हो गया। तो प्राथमिक क्षेत्र है कृषि से संबंधित कार्य आपका, जैसे पशुपालन हो गया है, पूछ देता है, मत्स्य पालन है, मतलब खनन भी इसमें आता है। तो कौन कौन सा क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा है, तो कृषि तथा कृषि से संबंधित क्षेत्र। दूसरा कि खनन भी इसमें जुड़ा जाता है, मतलब जो प्राकृतिक संसाधन है उसको प्राथमिक क्षेत्र में जुड़ा जाता है। द्वितीय क्षेत्र हो गया, इसमें उद्योग निर्माण तथा विनिर्माण को शामिल किया जाता है। तृतीय क्षेत्र में सेवा को, जैसे बैंक है, परिवहन है, बीमा है, परिवहन, ये सब क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र में अर्थात सेवा क्षेत्र में जुड़ा जाता है। और आर्थिक नियोजन, अब देश के विकास के लिए रूस से प्रभावित होकर के आर्थिक नियोजन की प्रणाली को अपनाया गया और योजना बनाने के लिए भारत सरकार के एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग एक सरकारी संस्था था, पढ़े होंगे आप। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते थे और उपाध्यक्ष को नियुक्ति की जाती थी। यहाँ योजना आयोग के अध्यक्ष कौन था? प्रधानमंत्री, जबकि उपाध्यक्ष एक अलग व्यक्ति को बनाया जाता था। अब योजना आयोग के द्वारा 12 योजनाएं बनाई गई, जिसके द्वारा देश का विकास हुआ। योजना का 12वीं योजना का कार्यकाल क्या था? 2012 से 17। लेकिन योजना आयोग का मुख्यालय कहाँ था? नई दिल्ली में। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब बनाई गई थी? 1951 से 56। ऐसा पूछा हुआ क्वेश्चन आपको है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार का गठन हुआ तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। और योजना आयोग का मुख्यालय कहाँ हो गया? जो नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ हो गया? जो योजना आयोग का मुख्यालय था वही नीति आयोग का मुख्यालय बन गया। 12 पंचवर्षीय योजना के बीच के जो वार्षिक योजना है 1966 से 69, एक रोलिंग प्लान है 1978 से 80, वार्षिक योजना 1990 से 92। यह बहुत बार पूछा हुआ है, जिसमें से 1966 से 69 काल को प्लान हॉलिडे भी कहा जाता है। ये सब पूछा हुआ आपका है। भारतीय कृषि का 1950-51 में जीडीपी में 59% का योगदान था। वर्तमान में आपका कितना हो गया 2020-21 में? प्राथमिक क्षेत्र का 18.8% का है। देश के 70% से अधिक आबादी आपका प्राथमिक क्षेत्र पर आजीविका के लिए निर्भर है। और वैश्विक कृषि व्यापार में भारत के कृषि निर्यात का हिस्सा मात्र 2.5% आपका है। हरित क्रांति, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसको कहता है? नॉर्मन बोरलॉग को। यह भी बहुत बार पूछा हुआ है क्वेश्चन है। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन।
1966-67 में कृषि में नवीन तकनीक का शुरुआत हुआ। इसको पैकेज प्रोग्राम कहा जाता है, जिसमें हाइब्रिड बीज मतलब बीज था, उन्नत किस्म का बीज था, फर्टिलाइजर्स था, साथ ही साथ सिंचाई था, नई तकनीक था। ये सभी को एक पैकेज कहा गया, एक पैकेज प्रोग्राम था। उसी के तहत आपका हरित क्रांति की शुरुआत होती है 1966-67 में। और हरित क्रांति से यह बहुत बार पूछा हुआ है कि सर्वाधिक उत्पादन किसका हुआ, तो गेहूं का आपका हुआ। फसल में सबसे अधिक लाभ गेहूं का हुआ, उसके बाद चावल का हुआ। मोटे अनाज का मोटे अनाज के उत्पादन में वृद्धि नहीं हुआ, साथ ही साथ दलहन के उत्पादन में वृद्धि नहीं हुआ। आपको यह पूछा हुआ है, पहले से पूछता है यहाँ से। सबसे अधिक उत्पादन किसका हुआ, गेहूं का, उसके बाद धान चावल का। मोटे अनाज के उत्पादन में वृद्धि नहीं हुआ, दलहन के उत्पादन में वृद्धि नहीं हुआ आपको। और सबसे अधिक लाभ किसको हुआ, पंजाब और हरियाणा को हुआ, क्योंकि जो सिंचाई के जो साधन थे कहाँ डेवलप था, तो पंजाब हरियाणा में। साथ ही साथ यह महंगा तकनीक पैकेज था यह। तो जो महंगी तकनीक पैकेज है वह कौन सा अपनाएगा, तो धनी किसान होगा वही अपना सकता है। इसलिए हरित क्रांति का भी लाभ किसको मिला, जो बड़े किसान थे उसको मिला। फिर किस स्टेट को मिला सबसे अधिक लाभ, तो पंजाब और हरियाणा को मिला। साथ ही साथ किस फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई, तो सबसे अधिक गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई, उसके बाद आपका चावल का। बाकी जो अन्य अनाज आपका है उसका उसके उत्पादन में वृद्धि नहीं हुआ। यहाँ से पूछता आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य का आप एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य इसको कहा जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। केंद्रीय लागत एवं मूल्य जो आयोग है उसके सिफारिश पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। बहुत बार पूछा हुआ है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा किसके सिफारिश पर की जाती है। यह केंद्रीय लागत एवं मूल्य आयोग 1965 में इसका गठन हुआ था आपका। किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। भारत में जो कृषि जोत का आकार है, मतलब 86% कृषि जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम आपका है। फसलें का प्रकार कौन कौन सा है, खरीफ फसल आपका हो गया, जुलाई से अक्टूबर में बोई जाती है। धान है, ज्वार है, बाजरा, मक्का, कपास, गन्ना, तिल, मूंगफली, सब पूछता है। ये सब ध्यान से आप पढ़िएगा, याद करके रखिएगा। रबी फसल है अक्टूबर से अप्रैल, गेहूं है, ज्वार है, जौ है, चना, तोरी, मटर, सरसों। और जायद फसल आपका है मार्च से जून है, तरबूज, ककड़ी, परवल, ये सब पूछता है। कृषि विज्ञान संबंधित शब्दावली कौन कौन है, एरोपोनिक आपका है, पौधों की हवा में उगाना। एपीकल्चर मधुमक्खी से आपका है। हॉर्टिकल्चर बागवानी से है। फ्लोरिकल्चर फूल विज्ञान से है। ओलेरिकल्चर आपका सब्जी विज्ञान से है। पोमोलॉजी फल से है। विटीकल्चर विटीकल्चर अंगूर खेती से है। वर्मी कल्चर केचुआ पालन से है। पिसीकल्चर मत्स्य पालन से है। सेरीकल्चर आपका रेशम उद्योग से है। मोरिकल्चर आपका शहतूत से है। यहाँ से ये पूछा हुआ है मतलब फर्टिलाइजर्स के बारे में। आपका जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है उसमें सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है। मतलब उसमें कौन कौन सा है, आपका नाइट्रोजन है, पोटास है और फास्फोरस है। इससे आपका केमिकल फर्टिलाइजर्स का निर्माण होता है, रासायनिक उर्वरक का निर्माण होता है, खाद का होता है। और रासायनिक रासायनिक खाद में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है। जैविक खेती, प्राकृतिक खेती और में रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये सब आपका जो भी कृषि का अपशिष्ट है उसका यूज जैविक खेती में किया जाता है, प्राकृतिक खेती में किया जाता है। आप इस बार का भी जो बजट में देखे होंगे कि जैविक खेती है, प्राकृतिक खेती की बात की गई है। यानी इसके माध्यम से इको सिस्टम को बचाते हुए और खेती को बढ़ावा देने की बात कही गई है। या प्राकृतिक खेती पर जोर इस बजट में दिया गया कि बढ़ावा दिया जाएगा। 2022-23 के बजट आप पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया है कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। अर्थात इसमें केमिकल जो फर्टिलाइजर्स है उसका यूज कम होता है, मतलब ये होता ही नहीं है, मतलब न्यूनतम से न्यूनतम
करने के बाद इसमें मतलब न्यूनतम यूज़ की जाती है। और हो सके तो प्राकृतिक खेती में इसमें रासायनिक खाद का यूज़ होता ही नहीं है। जैविक खेती में भी रासायनिक खाद का यूज़ होता ही नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज में देखिए, भारत में 2 मुख्य स्टॉक एक्सचेंज है। एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई इसको कहा जाता है। इसमें 50 कंपनी के शेयर आधारित है। इसका सूचकांक निफ्टी है। एनएसई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, इसलिए इसको निफ्टी 50 भी कहा जाता है। अर्थात निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ शेयरों की खरीद बिक्री की जाती है डीमैट अकाउंट के तहत। इसके लिए अलग से अकाउंट होता है। आप शेयरों का जो खरीद बिक्री कर रहे हैं कंपनी से करेंगे, तो उसके लिए डीमैट अकाउंट खुला जाता है, अर्थात डीमेटलाइजेशन अकाउंट आपका। अब फुल फॉर्म कभी कभी छोटा एग्जाम में पूछ देगा आपको। और दूसरा है जो स्टॉक एक्सचेंज है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। ये सबसे पुरानी आपका स्टॉक एक्सचेंज है, भारत का सबसे बड़ा है और पुराना भी स्टॉक एक्सचेंज है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। बहुत बार पूछा हुआ है, यहाँ से है। बीएससी का इंडेक्स क्या है? सेंसेक्स है। और इसमें 30 बड़ी कंपनियों का शेयर पर आधारित सेंसेक्स आपका है। और सेबी जो है आपका, सेबी का फुल फॉर्म आपका है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इस कभी कभी पूछता है फुल फॉर्म। और यह क्या है, इसका काम क्या है? इसकी स्थापना 1988 में हुआ था और वैधानिक दर्जा कब मिला? 30 जनवरी 1992 में मिला। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। इसका मुख्य काम है सेबी का कि जो शेयर बाजार है उसका रेगुलेशन करना, उसका नियमन करना, इसका काम रेगुलेट करना, इसका काम है सेबी का। बैंक में आइए, आरबीआई आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंक क्या है तब जानते हैं कि जहां पर आप रुपया मान लीजिए जमा भी करते हैं, वहां से निकालते भी है। मुद्रा जमा भी करते हैं, निकालते भी है। भारतीय रिजर्व बैंक को केंद्रीय बैंक कहा जाता है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में आपका है। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में हुआ था आपका। और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। 1 जनवरी 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में है और 4 क्षेत्रीय कार्यालय है। आरबीआई में एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर। आरबीआई का वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास आपका है। राष्ट्रीयकृत बैंक है। भारत में प्रथम बार निजी बैंक का राष्ट्रीयकृत कब हुआ? 19 जुलाई 1969 को। 14 बड़े वाणिज्यिक बैंक 14 बड़े बैंकों का वाणिज्य राष्ट्रीयकरण किया गया। दूसरा राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 15 अप्रैल 1980 को किया गया, 6 बैंकों का। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 हो गई। अब पढ़े होंगे कि बहुत सारे बैंक को मर्ज कर दिया गया। एसबीआई सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है और भारत का भी सबसे बड़ा बैंक कोई है तो एसबीआई है। नाबार्ड बैंक की स्थापना आपका 1982 में की गई थी। नाबार्ड का काम क्या है? कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ऋण देना। यह बहुत बार पूछा हुआ है, स्थापना और इसका कार्य आपका। सीडीबी आपका है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सीडीबी का स्थापना 1990 में की गई थी। इसका मुख्यालय लखनऊ में आपका है। यह लघु उद्योगों को ऋण देती है। एलआईसी आपका लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया बहुत चर्चा में है क्योंकि इसमें इसको इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। एलआईसी का स्थापना 1 सितंबर 1956 में किया गया था। एक्जिम बैंक आपका, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 में। इसका कार्य क्या है? आयात निर्यात को वित्तीय सहायता देना। मुद्रास्फीति क्या है? मुद्रास्फीति में आपका रुपया का मूल्य कम जाता है, वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। अभी देख रहे हैं कि जो महंगाई मापी जाती है उसमें एक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है और इसको कौन जारी करता है? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। इसका आधार वर्ष 2012 है और प्रत्येक 3 माह पर इसकी घोषणा की जाती है। थोक मूल्य सूचकांक आपका है, इसको कौन जारी करता है? यह पूछ सकता है। उद्योग संवर्धन तथा अंतरिम व्यापार विभाग के आर्थिक सलाहकार करता है। आधार वर्ष क्या है? 2011-12। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा की जाती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
कर है, कर 2 प्रकार का होता है। टैक्स 2 प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हुआ कि जिस व्यक्ति पर कोई टैक्स लगाया था, वही व्यक्ति यदि उसको चुकाता है, तो डायरेक्ट टैक्स हो गया। जैसे में आयकर हो गया, व्यक्तिगत आयकर, धन कर हो गया, निगम कर हो गया, उपहार कर है, ये सब पूछता है एग्जाम में आपको। अप्रत्यक्ष कर का मतलब हो गया कि किसी जिस व्यक्ति या किसी व्यक्ति या संस्थान पर लगाया जाता है, लेकिन वो न चुका करके कोई दूसरा व्यक्ति चुकाता है उसको, है उसको अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। जैसे आपका उत्पाद शुल्क हो गया, सीमा शुल्क, सेवा कर, बिक्री कर, वैट था, जीएसटी था। प्रत्यक्ष कर में केंद्र सरकार के अधीन क्या क्या है? आयकर आपका है, निगम कर है, कंपनियों की आय पर कर, धन कर है, स्टेट ड्यूटी है, उपहार कर, व्यय कर, ब्याज कर। राज्य सरकार के अंतर्गत प्रत्यक्ष कर कौन कौन सा है? होटल प्राप्तियों पर कर है, भू राजस्व है, कृषि आय पर कर, व्यवसाय पर कर है, गैर शहरी संपत्ति पर कर है, रोजगार पर कर आपका है। अप्रत्यक्ष कर कौन कौन सा है? ये सब याद करके रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में। केंद्र सरकार का क्या है? सीमांत शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, वस्तु एवं सेवा कर और जीएसटी। शुल्क का मतलब ये जान लीजिए कि कर और शुल्क में आपका है कि सरकार यदि कोई आपको सुविधा देती है और उस सुविधा के देने के बाद जो टैक्स सरकार वसूलती है, उसको सीमा शुल्क कहा जाता है। जैसे आपका ये हवाई अड्डा हो गया आपका, या बंदरगाह हो गया। अब बंदरगाह बनाकर कौन देती है? सरकार देती है आपको, है। वहाँ से आप सामान का आयात निर्यात करते हैं, तो वहाँ पर जो भी टैक्स सरकार लेती है, उसको शुल्क कहा जाता है आपका, ड्यूटी कहा जाता है। राज्य सरकारें क्या है? राज्य सरकार के अधीन अप्रत्यक्ष कर को क्या कौन कौन सा है? इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन सा है? वस्तु एवं सेवा कर है, डीजल पेट्रोल पर बिक्री कर है, स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क है, राज्य उत्पाद शुल्क है। मतलब इस तरह से ये देख लीजिएगा आप। जीएसटी क्या है? इसको लाओ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यह इनडायरेक्ट टैक्स है। यह लागू कब हुआ? 30 जून और 1 जुलाई की रात्रि 2017 में। यह अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी में शामिल अप्रत्यक्ष कर कौन कौन सा है? केंद्रीय केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, उत्पाद शुल्क है, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क है, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क कपड़ा एवं कपड़ों की वस्तुएं, अतिरिक्त सीमा शुल्क सीबीडी, अतिरिक्त विशेष सीमा शुल्क है, सेवा कर है, केंद्रीय अधिभार तथा उपकर जहां तक कि वस्तु एवं सेवा से संबंधित है। ये सब केंद्र का आपका है। राज्य का है राज्य वैट, केंद्रीय बिक्री कर, लग्जरी टैक्स, प्रवेश कर। ये सब अब इस सभी के स्थान पर जीएसटी लागू कर दिया गया है। वित्त आयोग आपका, वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 के तहत किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा गठन किया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष पर। और केंद्र और राज्यों के बीच में जो जो वित्तीय हस्तांतरण है, उसके संबंध में यह सिफारिश करता है। उद्योग आपका स्वतंत्रता के बाद 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। इसी में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। दूसरी औद्योगिक नीति कब आया? 1956 में। और इसी में सुधार बार बार किया गया आपको। इसको कहा जाता है आपका मेन था 1956 का जो औद्योगिक नीति है, वो आपका बेस रहा आपका, जो कि विकास के संबंध में आपका। 24 जुलाई 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाया गया और उसी के तहत औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण निजीकरण की घोषणा की गई आपको। सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्योग मतलब एमएसएमई मई 2020 में सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्योग को निवेश दो आधार पर, निवेश और टर्नओवर के आधार पर परिभाषित किया गया है। यह इस बार बीपीएससी के मेंस में पूछा हुआ था, 65वीं में पूछा हुआ था, पीटी में भी पूछ सकता है। साथ ही विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र के अंतर को इसी के साथ समाप्त किया गया है। सूक्ष्म उद्योग के लिए कितना सीमा है? निवेश की सीमा 1 करोड़। लघु उद्योग में निवेश की सीमा 10 करोड़ है और मध्यम उद्योग में निवेश की सीमा 50 करोड़ आपका है। सेवा उद्यम के लिए सूक्ष्म उद्योग में टर्नओवर
5 करोड़, 2 आधार हो गया निवेश और टर्नओवर। उसके आधार पर अब सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग की परिभाषा निश्चित की गई है, नियत की गई है। एमएसएमई आधारभूत उद्योग कौन-कौन सा है? जब अर्थात आधारभूत उद्योग या बुनियादी उद्योग है किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए। बुनियादी उद्योग जब बुनियादी क्षेत्र यदि स्ट्रॉन्ग है या बुनियादी उद्योग स्ट्रॉन्ग है तभी मतलब किसी भी अर्थव्यवस्था का विकास संभव है। आधारभूत उद्योग में आता है लौह इस्पात, बिजली, परिवहन और सारे हैं। इस्पात उद्योग आपका देश का पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 में बराकर नदी के किनारे में कुल्टी नामक स्थान पर बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया था। और देश में पहला बड़े पैमाने पर लौह इस्पात कारखाना 1907 में स्वर्ण रेखा नदी की घाटी में साक्षी में आपका टिस्को की स्थापना हुआ था। पहला सूती वस्त्र उद्योग 1818 ईस्वी में कोलकाता में फोर्ट गलोस्टर में स्थापित किया गया था। लेकिन पहला सफल आधुनिक उद्योग यहां से ही पूछता है कपड़ा कारखाना कब? 1854 ईस्वी में बंबई में कावस जी डावर द्वारा स्थापित किया गया था। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा था? यह बहुत बार पूछा हुआ है। कोटुम्बुर तमिलनाडु में है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को यूपी में है। यह मुंबई को भारत की सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है और अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। पटसन भारत में पहला पटसन उद्योग है आपका, यह भी पूछा हुआ है क्वेश्चन सब। कोलकाता के निकट 1855 ईस्वी में रिसरा में स्थापित किया गया था। ऊनी वस्त्र आपका पहला ऊनी मिल आपका 1876 ईस्वी में कानपुर में स्थापित किया गया था। पश्मीना ऊन आपका बकरी के जो बाल होता है उससे प्राप्त की जाती है, बनाई जाती है। अंगोरा ऊन खरगोश के बाल से बनाया जाता है। वर्तमान में महारत कंपनियां कितनी है? 11 है। लघु रत्न कितनी है? 13 आपका है। अब जनसंख्या देखिए, भारत में पहली जनगणना कब हुआ था? 1872 ईस्वी में, बहुत बार पूछा हुआ है, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। और नियमित जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पर 1881 से शुरू हुआ। इस समय लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल थे। वर्ष 1911 और 21 के दशक को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है, क्योंकि इस दशक में जनसंख्या में कमी आई थी, इसलिए महाविभाजक दशक कहा जाता है। भारत का प्रथम जनगणना आयुक्त कौन था? WC प्लाउडेन था। 15वीं जनगणना 2011 में हुई थी। इसके जनगणना आयुक्त कौन थे? C चंद्रमौली थे आपका। 2011 की जनगणना शुभंकर कौन था? प्रगणन शिक्षिका थी। स्लोगन था हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। 2011 के जनगणना के अनुसार इतना जनसंख्या था 1 अरब 21 करोड़ इतना, जो अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान कुल मिलाकर जितना उसका जनसंख्या उतना सिर्फ भारत का था। बजट आपका क्या है? बजट प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मार्च अप्रैल के लिए, वित्तीय वर्ष सरकार के लिए क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपका ये वित्तीय वर्ष आपका पहले पूछता था। तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए बजट केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तुत की जाती है राष्ट्रपति के सलाह पर। इसमें एक वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा होता है। और पहले आपका फरवरी के लास्ट में बजट लाया जाता था, लेकिन अभी वर्तमान में 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत की जाती है। बजट प्रायः वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कभी कभी देखा गया है कि प्रधानमंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
नाम जानिएगा इस तरह से। ये 3 वॉल्यूम में आप भारत का परिचय देखे हैं और इसमें बहुत सारी बातें हैं जो आप इसका रिवीजन कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको आने की संभावना है। और इस तरह से भारत का परिचय का जो टॉपिक था समाप्त हुआ, फिर हम लोग अगला आगे मिलेंगे एक नया वीडियो में।